नमस्कार दोस्तों, ये आपका अगला पेपर है और इसमें हम 85 क्वेश्चंस करेंगे। 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद में आपके साइकोलॉजी के होंगे 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो होंगे टीचिंग मेथड्स के और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आईसीटी के होंगे। तो ऐसे करके टोटल हमें 85 क्वेश्चंस का पेपर करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और देखना आप लोग कितनी क्वेश्चन सही कर पाते हैं इस पेपर के अंदर। और एक बात है इम्पोर्टेंट, आपको अगर 20 मॉडल पेपर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसमें एक फ़ाइल तो आपको ये वाली मिलेगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है अभी सामने, ऐसे वाली फ़ाइल, पेपर फाइल मतलब मॉडल पेपर जिसके अंदर आंसर नहीं होगा, और उसके जस्ट नीचे विद आंसर की पीडीएफ फाइल मिलेगी। मान एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर ये अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मॉडल पेपर हैं, 20 मॉडल पेपर हैं टोटल मिला करके। सभी मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चंस हैं, सभी में 85 क्वेश्चंस हैं। आप लोग उसको ज़रूर से निकाल लेना एग्ज़ाम से पहले। 20 मॉडल पेपर आपके लिए निकाल के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखी गई है फ्रेंड्स, 51 रुपीज़ ही है इनकी कॉस्ट, जो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे अपलोड कर दिए गए हैं 20 के 20 पेपर। देखो अब शुरू करते हैं अपन, और आप चाहें तो वन लाइनर पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी सभापति के बारे में बात कर रहा है। स्थायी सभापति, अस्थायी सभापति तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थायी की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। बस यहाँ पे सभापति अध्यक्ष की जगह ये थोड़ा नाम चेंज था। और ये जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति या फिर अध्यक्ष, जो भी आप कहना चाहें, वो चुना गया था इनको, ठीक है। रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब है बताइए। रूल ऑफ लॉ, तो फ्रेंड्स रूल ऑफ लॉ से मतलब होता है, देखो विधि शासन जो होता है ना, विधि शासन, विधि शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समानता, यानी कि कानून क्या है, सर्वोपरि है कानून, और वो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में ये शासन जो है अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। और विधि का शासन का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक विधि से ऊपर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम करेंगे इसमें थर्ड राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोग, नागरिक, लोग एवं नागरिक दोनों का क्या गया है ना, तो हम करेंगे इसमें तीसरा ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आप बताइए मुझे आंसर, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ये है फ्रेंड्स अभिव्यक्ति का अधिकार, इसमें आएगा डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, उनके बारे में आपको पता होगा। 15, 16, 19, 20 और आर्टिकल 30, ये आर्टिकल्स हैं। तो इसमें अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ये आपका 19 नंबर के आर्टिकल में है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। चौथी सत्ता, ये जो शब्द है ना, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, सुना है आपने कभी चौथी सत्ता। जैसे अब अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है चौथी सत्ता, प्रेस और समाचार पत्र। नंबर 1 ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में आपको गलत युग्म का चयन करना है। देखो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, ये हुआ था 1978 में। 4 और 2 कितने होते हैं, 6, ये हुआ था 1976 में। 42वां 1976 में और 44वां 1978 में, ठीक है।
तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 38(2) नंबर का जो आर्टिकल है ना, ये जोड़ा गया था, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा, ठीक, तो वो पूरे देश के लिए है। इसमें आंसर हमारा होगा बी, राइट आंसर। ये गलत है, 49 नहीं है, इसमें 38(2) आएगा। क्लियर? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। यस, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। 8 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? तो शर्तें तो वैसे तो सारी ही हैं इसमें, तो इसमें आंसर पहला कर देंगे हम। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का जो आर्टिकल है ना, उसमें है इनकी शर्तें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण किसे देता है? कहा देता है एक साथ संविध सदन के, सॉरी, संविध जो संसद है उसके दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। आर्टिकल 87, राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद में प्रथम सत्र, और जो वर्ष का प्रथम अधिवेशन होता है ना, मतलब प्रथम सत्र वर्ष का, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है वो। और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, लेकिन संसद को उसके आह्वान का कारण बताया जाएगा। 10 नंबर में देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? देखो, आर्टिकल 355, 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है ये, जो हमारे संविधान के अंदर भाग है एक 18 नंबर का, उसमें एक आर्टिकल शामिल है 352 नंबर से लेकर के 360 तक, उनमें ही निहित है। तो हम करेंगे आर्टिकल यहाँ पर पहला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त नहीं हुआ था? इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ? क्या नाम था उसका? मोहम्मद हिदायतुल्लाह रह चुके हैं, वेंकटरमन रह चुके हैं, कृष्ण कांत नहीं रहे हैं। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ। इनके अलावा वीडी जत्ती, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये सब रह चुके हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री कर लीजिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? असम। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा इंदिरा गांधी भी तो रही हुई है, इंदिरा गांधी भी तो डायरेक्ट राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी 1966 के अंदर। और इंद्र कुमार गुजराल भी तो डायरेक्ट राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे 1997 के अंदर, ये बिहार से चुने गए थे। और मनमोहन सिंह 2004 में असम से। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर का, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा? संविधान में एक आर्टिकल है 85 1 नंबर का, इसके अंदर ये आंसर आएगा हमारा बी,
संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत जो तारीख है उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 14 नंबर में देखो, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? जगजीवन राम, तीसरा ऑप्शन, लगभग 32 साल। 15, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 1971 पिछले पेपर में बताया था, 24वें संशोधन के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार भी संशोधन योग्य होंगे। जिसे केशवानंद भारती बनाम जो केस था 1973 वाला, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति दी थी। और केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया था कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को संशोधित नहीं कर सकती है। तो बी ऑप्शन होगा इसमें। 16 देखिए, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? मिट्टी के हल का मॉडल बनवाली से मिला है, बी ऑप्शन होगा। हरियाणा, हिसार, फतेहाबाद के अंदर सरस्वती नदी के नाले रंगोई के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1973 के अंदर करी गई थी RS विस्ट के द्वारा। बढ़िया किस्म का था ये। एशिया माइनर के बोग्जकोई अभिलेख के अंदर निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से वो वैदिक देवता हैं जिनके बारे में इसका उल्लेख मिलता है? बोग्जकोई लेख तुर्की भाषा में मिला था, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशक्य। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा इसमें। 18 में देखो, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताओ। तो फ्रेंड्स, चंपा जो थी ये अंग प्रदेश की राजधानी थी। इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित इसकी राजधानी चंपा, यानी कि वर्तमान में हम बात करें तो भागलपुर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? फ्रेंड्स, महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। क्या नाम था भाई? जमाली नाम था। महावीर के दामाद थे। अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शहबाजगढ़ी व मानसेरा, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसमें। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन लिया जाने वाला जुर्माना था मौर्य प्रशासन के अंदर। किस कारण पर, क्या करने पर लिया जाने वाला जुर्माना था भाई? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। आज भी लागू करना चाहिए ना इस चीज को, तो सड़क पर गंदगी फैलाने पर यह जुर्माना होना चाहिए। इतना बड़ा नाम ना सही, कोई और नाम दे दे, ABC कुछ भी। कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? खिलजी वंश के संस्थापक का नाम पता है ना आपको? जलालुद्दीन खिलजी। उसने कैकूबाद को मार करके दिल्ली पर कब्जा किया था और इस घटना को इतिहास में खिलजी क्रांति कहा जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 23 देखो, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? चौर मीनार, इसको आप टावर ऑफ थीव्स भी कह सकते हो, 13वीं सदी के अंदर बनाई गई थी। पहला ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें 225 छेद हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहां से शिक्षा प्राप्त करी थी? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी इसने। अच्छा, अगला प्रश्न का उत्तर बताओ आप। तो देखें 25 में, निम्न में से दिए गए कथन A और कथन B में व्याख्यान को पढ़ें और निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है,
सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, क्योंकि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही हैं, इसमें है ना बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला देखिए। निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? 26 में बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर होगा अबुल हसन, नंबर 1 ऑप्शन। अबुल हसन ने तुजु के जहांगीरी के जो मुख्य पृष्ठ था उसके लिए चित्र बनाया था। उन्हें बादशाह ने नादिर उज जामी की उपाधि प्रदान की थी इसी वजह से। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था, बता दीजिए। तीस जनवरी 1528 को मृत्यु होने पर उनका शव जो है कालपी से मांडलगढ़ ले जाकर के अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर उनका समाधि स्थल है। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। 28 देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अच्छा बता दो, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है इसे। अबुल फजल ने जो है ना वो इसको खमनोर का युद्ध कहा है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 देखो, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। एकलिंग जी का, डी ऑप्शन होगा। कुल देवता थे मेवाड़ के शासकों के। और इनकी कुल देवी के बारे में अगर हम बात करें, कुल देवी बाण माता, इनका राजवाक्य क्या था दोस्तों? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे कतार। और राजध्वज क्या था इनका? उगता सूरज और धनुष बाण। 30 देखो, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक का नाम बताओ। चौहान राजवंश जो था उसकी जो रणथंबोर शाखा थी उसके प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है। गोविंदराज, तीसरा ऑप्शन। पृथ्वीराज तीर्थ के पुत्र थे गोविंदराज। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना करी थी 1194 के अंदर। 31 हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। केवल पूरी तरह से पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। तीसरा ऑप्शन होगा इसको। डायमंड रिंग कह सकते हैं, हीरक वलय जो है इसको डायमंड रिंग कह सकते हो। टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब कह सकते हैं कि हीरक वलय का जो दृश्य है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है ना, पूरी तरह से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, बिल्कुल भी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश नहीं आता, तो उसके कुछ सेकंड पूर्व कुछ सेकंड बाद दिखाई पड़ता है ये। उसी को हीरक वलय परिधि कहा जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति बताओ। देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं 360 डिग्री घूमती हैं, यानी कि 140 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आया? 40 डिग्री। ठीक है, पश्चिमी देशांतर स्थित होगा। तो पृथ्वी लगभग गोलाकार संरचना में होने के कारण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर ढलान वाली सतह है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अक्ष में जो ऊर्ध्वाधर बिंदु है उसके ठीक विपरीत 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होने वाला है। राइट, तो इसमें करेंगे हम बी ऑप्शन। 33 देखो, गुयोट क्या है बताइए। गुयोट निमग्न द्वीप, मंच टीला, टेबल माउंट, कई नाम है इसके। सपाट शिखर, समुद्री पर्वत। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें।
प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 ग्योट पाए जाते हैं। दक्षिण अंध महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? कैनेरी। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कैनेरी द्वीप समूह स्पेन के द्वारा नियंत्रित द्वीपों में से एक समूह है जो अफ्रीका के उत्तर में महासागर के अंदर स्थित है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है, नाम बताइए। कील कैनाल। नॉर्थ सी जो है उत्तरी सागर, तो कील कैनाल उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो इसमें क्या होगा आपका पहला ऑप्शन। जर्मनी में स्थित है ये नहर और विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है ये। 36 ग्रैंड बैंक जिनके संगम से लाभान्वित होता है उसके बारे में बताइए। लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा और लेब्राडोर ठंडी धारा के मिलने से जो न्यूफाउंडलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कोरा जम जाता है। ज्वार बाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाप्लास ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है? जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। एशिया का पहला बड़ा है और विश्व का तीसरा। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, पहला ऑप्शन होगा इसमें। उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश टुंड्रा प्रदेश क्या है? ठंडे रेगिस्तान, तीसरा ऑप्शन होगा। टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा। सॉरी, मतलब आर्कटिक तो हो गया, अंटार्कटिक टुंड्रा होता है। तापमान काफी कम। सही सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से बताइए। वान एलन विकिरण मेखला, बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल, और एप्लेटन पर्वत, एफ पर्वत कहते हैं इसको, कैनिली हैवीसाइड परत, डी परत कह सकते हैं इसको, और मौसमी घटनाओं की छत यानी कि ट्रोपोपोज। सही है क्या? सुमेलित नहीं है। तीसरा यहाँ पे सुमेलित नहीं है दोस्तों। आयन मंडल जो है उसकी ई परत को कैनिली हैवीसाई परत कहते हैं। इस परत की जो उत्पत्ति है वो नाइट्रोजन के जो परमाणु होते हैं उन पर परामैंगनी जो फोटोन्स होते हैं उनकी प्रतिक्रिया के कारण होता है। 42 देखो, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? यस, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पहला ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखो, उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है? ये है वायु अवतलन, डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसमें। पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों के अंदर है ना 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है और इस वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है पृथ्वी के घूर्णन गति और हवाओं का जो अवतलन होता है ना, अवरोही कैटाबैटिक पवन, उनके परिणाम स्वरूप। और इस पेटी में क्या है ना, हवाओं के अवतलन के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। 44 समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? किर्गिज नाम है उसका, डी ऑप्शन होगा इसमें, किर्गिज। मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषा की जनजाति है ये। 45 देखो, सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? यस, गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन।
रूस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या बता दीजिए। राजस्थान में है सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का मध्य प्रदेश में होता है, ये बात भी ध्यान रखना। 1800 के आसपास, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 तक घटकर के कितना प्रतिशत रह गया था? 30 से 3% ही रह गया था। ये डी ऑप्शन होगा इसमें। 48 देखिए, निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण जो शब्द है ना, इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया था उसका नाम था पीटर एफ ड्रकर। इसने अपनी पुस्तक के अंदर किया था, जो 1969 के अंदर पब्लिश हुई थी, द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। निजीकरण का मतलब बताया था किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। तीसरा ऑप्शन होगा, दोनों ही इसमें सही उत्तर है। 49 देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसमें। 50 देखिए, किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि। 51 देखो, मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है? बैंकों में निक्षेप, बी ऑप्शन होगा इसमें। मुद्रा एक ऐसी चीज होती है जो लेन देन के अंदर विनिमय का माध्यम बन सकती है, और सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक जो काल थे उनमें भारतीय अनाज और पशु का जो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का सिक्कों का चलन हुआ। आज आप देख रहे हो कौन से सिक्के चल रहे हैं। भारत में एक अनुसूचित बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934 में, और उसके अनुसार क्या है ना, भारत में बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों के अंदर डिवाइड किया गया था। तो अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें दर्ज किया गया। इसमें वो बैंक आते हैं जिनकी जो प्रदत्त पूंजी होती है ना, और आरक्षित निधि का समग्र मूल्य 5 लाख रुपए से कम न हो, और जो भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास दिलाए कि वो जमाकर्ताओं के हित में कार्य कर रहे हैं। 53 देखो, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक स्रोत है। सहकारी बैंक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अच्छा आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है। पहला बी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसमें। 55 देखो, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर बता दीजिए। पूंजी अधिमूल्यन के समान, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है जीएनपी, उसमें से पूंजी अधिमूल्य जो होता है निकाल दिया जाता है, तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन नंबर 1 है, भारत का स्थान 188 देशों में 130वां है। दूसरा कथन है, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। तीसरा कथन है, ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा बताओ देखें। सही कथन ही है, ये तीनों ही सही कथन है। तो तीनों में देख लीजिए, तीनों ही सही कथन है, तो पहला ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, बताइए।
अंत्योदय अन्न योजना फ्रेंड्स ये शुरू की गई आपकी 2000 के अंदर। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। 58 में देखो, बाजार की कीमतों पर एनएनपी प्लस हार शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है। इसमें आंसर होगा साधन लागत पर जीएनपी के। 59, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यस, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं अपन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है और अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र की इकाइयां करती हैं। 60 में देखो, बैंक दर वह दर है जिस पर, बड़ी लाइन कर रहे हो तुम है ना, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों और प्रतिभूतियों का पुनर्भाजन करता है। तो इसमें आएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 61 देखो बाप, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया 60 क्वेश्चन। अब बताइए मेरे को आप 61 में, यहां पर होगा बाल केंद्रित, नंबर 1 ऑप्शन। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत युग्म, जीन पियाजे संज्ञानात्मक संरचनावाद, जे सफोर्ड हैकर्ड अनुदेशन, बी एफ स्किनर व्यवहारवाद, तीनों सही है। एल एस वाइगोत्स्की व्यक्तिगत संरचनावाद, ये गलत है आपका। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेंगे हम इसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। 63, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई दोस्तों LS वाइगोत्स्की के द्वारा ही, पहला ऑप्शन ही होगा इसमें। 64 देखो, आनुवंशिकी के जनक के बारे में बताइए। ग्रेगर मेंडल, सभी जानते हैं आप इसको तो। 65 में देखो, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 16, यस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कैटल के द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक विकसित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलो। 66 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? आर्मी बीटा टेस्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 देखिए, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया है जॉन डीवी ने, पहला ऑप्शन। 68 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अनुक्रिया का नियम, यस, तीसरा ऑप्शन होगा। थॉर्नडाइक में बहु अनुक्रिया का नियम दिया था, ना कि अनुक्रिया का। 69 देखो, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम वाला नहीं है ये प्रकार, बाकी तो तीनों हैं इसके द्वारा दिए हुए। 70 में देखो, तात्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है। सृजनात्मक बालक में पाई जाती है, पहला ऑप्शन होगा इसमें। 71 देखो, CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है बताइए? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पहला ऑप्शन होगा इसमें। CIET एक NCERT की एक संवैधानिक इकाई है जिसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। इसका प्रमुख काम होता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है बताइए?
उसका नाम है ट्रांसलेटर, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। 73, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है बताओ? सबसे लंबी कुंजी कौन नहीं जानता, सब तो जानते हैं। कीबोर्ड नहीं देखा है तो अपने मोबाइल का कीबोर्ड तो देखा है ना आपने, स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन, जगह देने वाली स्पेस बार। 74, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? ई शासन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। ई कॉमर्स, ई शासन, ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ये सब माध्यम जो है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है इन सबसे। 75 में देखो, सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या मतलब है? देखो, किसी व्यक्ति को डाटा पढ़ने या फिर उसमें परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि इसमें आंसर आएगा, अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा का उपयोग का अधिकार है, उसे कहेंगे हम निजता, मतलब प्राइवेसी की बात आ रही है यहाँ पे। 76 देखो, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। चार कथन है यहाँ पे, उनके हिसाब से यहाँ से आपको ना आंसर करना है। 76 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या उत्तर होगा बता दीजिए, फटाफट से आप मुझे आंसर दीजिए इसका। तो फ्रेंड्स, इसमें होगा हमारा आंसर पहला और चौथा। ये विषय आधारित कार्यों में और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए आंसर हो जाएगा अपना। चलो, तो इसमें आंसर आएगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन है अपना, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग के रचयिता के बारे में पूछ रहा है, बताइए फटाफट। क्या नाम है उनका? बी ऑप्शन हो जाएगा, एडगर डेल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अपना, संश्लेषणात्मक उपागम के संदर्भ में सत्य कथन पूछ रहा है। तीन कथन पढ़ो। संश्लेषण में दो या अधिक इकाइयों का मिलान होता है। इस उपागम में हम ज्ञात से अज्ञात अथवा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। और तीसरा है, यह विश्लेषण विधि के विपरीत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर क्या है ना, सत्य है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 79 देखो, एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही के बारे में बताइए। जवाबदेही ये है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। केवल दो, डी ऑप्शन होगा इसमें। 80 में देखो, निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में बता दीजिए आप। तो सिंपल सा आंसर है, श्रव्य दृश्य सामग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? यस, पहला ऑप्शन ही होगा, पूर्व निर्धारित मानदंडों के एक सेट के आधार पर मूल्यांकन करना। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नैदानिक परीक्षाओं का उद्देश्य है?
अधिगम को बेहतर बनाना, विषय में रुचि विकसित करना, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने में सहायता करना। यस, उपरोक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि ये क्या है ना, पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक शिक्षक व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है, बताइए। इसमें होगा अपना पहला ऑप्शन, गहन चिंतन। नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। 85 में देखिए, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन की शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन तो इसका उत्तर होगा नहीं। पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, जाति प्रथा की प्रशंसा, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है और इसमें डी ऑप्शन करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये उद्देश्य नहीं हो सकता है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का, जाति प्रथा की कोई प्रशंसा करना, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी जातियाँ हैं, कोई एक विशेष जाति की हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी आज हमने क्या है ना 20 आपके लिए मॉडल पेपर डाले हैं, जिनमें पेपर की पीडीएफ अलग है और विद सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ अलग है। जैसे पहला पेपर है उसका मॉडल पेपर का तो पीडीएफ अलग है आपका, ठीक है, मतलब पेपर की पीडीएफ अलग है और उसके अलावा सॉल्यूशन की पीडीएफ उसके जस्ट नीचे मिल जाएगी आपको। 20 पेपर डाल दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं 51 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट। लगभग उनके अंदर 1700 क्वेश्चन हैं, 85 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर के अंदर। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ऐसे 20 पेपर डाल दिए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मान एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे ये आपको, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो मान एजुकेशन ऐप, वहीं पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और जो आपकी हिंदी वाली पीडीएफ है, हिंदी के 3000 क्वेश्चंस वाली, वो भी आज पूरी कंप्लीटली अपडेट कर दी गई है। और एसएसटी जो है आपका, उसकी 2 3 4 यूनिट बच रही हैं, 3 एक यूनिट बच रही हैं, उनको अब कल तक अपडेट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अपन 3 बजे। बाय।